हाय दोस्तों, विशाल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कल जो पॉइंट था लास्ट, वो जड़ों के द्वारा कायिक जनन और पत्तियों के द्वारा कायिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें विभिन्न लिखित दो जो आपको लिखा गया है, निम्नलिखित दो विधियां हैं। एक विधि है कलम विधि। कलम विधि क्या होता है? तो कलम विधि नीचे लिखा गया है। इस विधि में एक पौधे की किसी शाखा जिसमें पत्तियां हो काट कर उसमें कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है। और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम इस विधि में पौधे की किसी शाखा जिसमें पत्तियां हो उसको काट कर उसमें कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं कलम विधि। अक्सर जो गुलाब गुलाब का जो हम पेड़ लगाते हैं उसको इसी विधि के द्वारा क्या करते हैं, लगाते हैं। अगला है दाब लगाना। नंबर 2, किसी पौधे के किसी शाखा को काटकर किसी पौधा के शाखा को काटकर जमीन में दबा देते हैं और यह जमीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न करता है। इसको हम जड़ के द्वारा इसको भी हम बोल सकते हैं। चूँकि ऊपर का कलम विधि था वो आ गया, फिर इसको भी हम गुलाब का भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि जब गुलाब को हम लगाते हैं तो जो पौधा होता है उसमें जड़ नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने नीचे की तरफ जड़ का विकास करता है और ऊपर पत्तियों का विकास करता है। तो दाब लगाकर भी हम जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको कर सकते हैं। तो आगे है सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में समझना है तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक छोटा सा पॉइंट है। यह कहता है यह मानव के द्वारा पौधों के जनन कराने की विधि है। मतलब यह मानव के द्वारा, जो मनुष्य होते हैं वे अपने फायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा विकास कर चुके हैं। वे मनुष्य एक लोभी प्राणी है। यह अपने विकास के लिए जो भी संभव होती है उसको करती है। अनेक तरह की खोजें उत्पन्न करती है, खोज करती है और नया नया कुछ न कुछ साबित करने की कोशिश करती है। तो यह मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि होती है जो आपको लिखा गया है यहाँ पे। यह मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि है। ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा द्वारा हम किसी पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। जैसे गाज। ठीक है। जैसे गाजर। ठीक है। जैसे गाजर, ये गाजर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको न दिख रहा है सो दिखाते हैं हम। देखिए आपको यहाँ पर गाजर है। क्या है? गाजर। सॉरी सॉरी, नहीं लिखा है ठीक से, सो ठीक से लिखते हैं। देखिए आपको क्या लिखा गया है, गाजर। ठीक है। गाजर लिखा गया है, कैरोट। देखिए आगे सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि। तो सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि को हम समझेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन विधि है। ठीक है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या होता है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि को समझने के लिए हमको बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से चलना है। ठीक है। और इस तरह से देखना है कि हमको टॉपिक आसान लगे, हार्ड नहीं लगे। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है उस टॉपिक का, वो है पौधों से ऊतक निकाल कर। ठीक है। पौधों से ऊतक निकाल कर उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे। ठीक है। जैसे आपको एक दिया गया है ऊतक, उसको कृत्रिम पोषक माध्यम में मतलब अपने से नए, जिसे कोई ऊतक ले लिए। ठीक है। उस ऊतक को लेकर के ऊतक के समूह में रख करके पोषित होना और उसको अलग निकाल करके पोषित करना, दोनों में अंतर है। अलग निकाल करके मतलब जिसके सहायता से होना चाहिए उसके साथ हम जनन न करा करके, उसके साथ उसको पोषण न करा करके उसको अलग किसी दूसरे माध्यम में पोषित करते हैं तो वह कृत्रिम पोषक माध्यम कहलाता है। ठीक है। जिस माध्यम में हम लोग कृत्रिम ढंग से किसी जीव का पोषण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम पोषक माध्यम। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर आगे है विभाजित कोशिकाओं का समूह। तो विभाजित कोशिकाओं का समूह मतलब इसको हम बांटते हैं।
ठीक है, मतलब विभिन्न भागों में यह बढ़ते, शुरुआती दौर में सिंगल था, लेकिन जैसे ही यह पोषित होने लगता है तो यह विभिन्न भागों में विभाजित होने लगता है। दूसरा है को कैलस को की कैलस को किसी अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। तो इसको जब अन्य माध्यम में रखेंगे तो इससे विभिन्न प्रकार की जो भी हैं, जैसे शाखाएं, हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक तत्व माध्यम, सभी प्रकार की जो भी प्रक्रिया हैं वो होने लगती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप 3 में दिखेंगे कि इन शाखाओं को अलग निकाल कर अलग दो पोषक माध्यमों में रखेंगे। अब इन पौधा को हम निकाल देंगे, अब इस पौधा को दो भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप में था, अब इसको निकाल करके हम क्या कर दिए, दो भागों में बांट दिए। तो इस तरह से पोषित होते हैं, तो पोषित होते हैं। अब इन पौधों को निकाल कर उपयुक्त स्थान पर लगा देते हैं और नया पौधा क्या हो जाता है, निर्माण होता है। शुरुआती दौर में हम एक छोटा सा ट्रिक आजमाए, उसको करने की कोशिश किए कि नया पौधा होता है या नहीं। धीरे धीरे ये पोषित होते गए और लास्ट में इसको उचित स्थान पे, जहाँ पे यह पूर्ण रूप से पूर्ण ढंग से विकसित हो सके, उस जगह पर हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, संचित कर देते हैं, जो आगे चल करके विकास वृद्धि करके फल फूल इत्यादि का ये निर्माण करते हैं। आगे है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम पहले भी समझा चुके हैं। इस जनन में दो भिन्न लिंग वाले जीव की आवश्यकता होती है, इससे उत्पन्न शिशु अपने जनकों के समान नहीं होती। इस बात को हम पहले भी लिखे हैं। और नर जनन, मादा जनन, सभी पॉइंट को हम पहले भी बता चुके हैं। तो नर भाग, जो नर युग्मक होते हैं, जो नर का भाग होता है नर युग्मक, और मादा का भाग होता है मादा युग्मक, और इन दोनों युग्मकों को हम लोग कहते हैं युग्मनज, और इनसे जो बनता है उसको बोलते हैं शिशु। क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। क्लियर, ये 2n या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, मादा में जो नर है उसमें एक्स, और जो मादा होते हैं उनमें एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, और जो मादा नर में एक्स और वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। तो चूंकि इनका जो भाग है वो 2n के रूप में है, मतलब दो जोड़ा में है। यहाँ पर भी 2n है, इसका मतलब ये जोड़ा में है। लेकिन इनका जो संयुग्मन होगा, मतलब जुड़ेंगे, तो क्या ये जोड़ा में जुड़ेंगे, नहीं। या तो इसका x इन दोनों के साथ जुड़ सकता है, मतलब कोई एक के साथ, ये x या ये x से, या y इस x से जुड़ सकता है, या y इस x से जुड़ सकता है। इस तरह से ये जुड़ सकते हैं। मतलब इसका जो x और y जो है, जो x और y आप लिए हो, इसका कोई एक पार्ट, या तो y या x, वो मादा के x के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा कोई एक के साथ, या तो इस x के साथ या ई x के साथ। क्लियर, देखिए आगे हम देखते हैं तो होता है क्या। ठीक है, तो देखिए द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल क्या होता है, सुनिए। जब एक ही प्राणी में नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। ठीक है, नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित हो तो उसे हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी कहने से ही पता चल रहा है कि वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों का भाग उपस्थित हो, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी जीव या द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि उदाहरण में केचुआ सॉरी केचुआ, लीची, स्पंज, ये सब इसका भाग है। तो केचुआ, स्पंज ये सब का भाग है, मतलब इनमें नर और मादा दोनों का भाग होता है। ये नर का भी गुण रखते हैं और मादा का भी गुण रखते हैं। ठीक है, एक लिंगी, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी जीव कहेंगे, एक लिंगी प्राणी कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मनुष्य। मनुष्य जो है वह एक लिंगी प्राणी होता है, मतलब मादा अलग होता है, नर अलग होता है। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह जितने भी जीव हैं ये सभी अलग अलग लिंग रखते हैं, और ऐसे जीव को हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। अगला है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है, तो लैंगिक जनन में आपको 3 घटनाएं होती है। एक निषेचन की, जो लैंगिक जनन है उसमें 3 घटनाएं होती है। ठीक है, एक निषेचन की पूर्व घटना, एक निषेचन, और एक निषेचन के बाद की घटना। ठीक है, ये मुख्य 3 घटना होती है जो आपको दिया गया है। फिर हम आगे देखते हैं तो तो देखिए,
तो इसमें 3 घटनाएं होती है। निषेचन के पूर्व क्या घटना होती है? तो निषेचन की पूर्व जो घटना होती है उसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती है। मतलब निषेचन के पूर्व 2 घटना होती है। कौन कौन सी? एक होता है युग्मक जनन। नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहलाता है। युग्म, जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है युग्मक जनन, तो नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? युग्म जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण, दूसरा क्या है? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है। नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है। इसमें नर मादा का स्थानांतरण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। युग्मकों के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता दें कि युग्मक जो होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार की युग्मक पाए जाते हैं। जो एक नंबर है समयुग्मिक। ठीक है, समयुग्मिक क्या होता है? तो जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान हो तो ऐसे युग्मक को समयुग्मी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक का दोनों का आकार और परिणाम एक समान हो, एक जैसा हो, दोनों का आकृति एक जैसा हो, तो ऐसे युग्मक को समयुग्मी कहते हैं। जैसे नर का 2n, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो नर है उसका 2n, जो मादा है उसका 2n, और दोनों का एक एक पार्ट अलग होता है। जैसे कि पहले हम इस बात को लिखे थे कि जो XY की टाइप में समझाए थे, तो इस तरह से। तो यहाँ पर जो n2n, तो दोनों का समान भाग आया है। एक भाग इधर से आया, एक भाग इधर से आया, तो दोनों का फिर रिएक्शन होकर के क्या बन गया है? मतलब रिएक्शन नहीं, मतलब दोनों का निषेचन होकर के दोनों जुड़ करके क्या बना दिए हैं? 2n बना दिए हैं। जो 2n बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। दोनों अलग अलग है, एक नर से है एक मादा से है, लेकिन दोनों के जुड़ाव के कारण युग्मनज का निर्माण होता है। आगे देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उदाहरण आपको लिखा गया है कासभिकीय, जैसे कैलाइडोमोनास, ठीक है, मूलोथ्रिक्स और अकासिभिकीय स्पाइरोगाइरा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए होता है, मतलब इनमें इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। असंयुग्मी, असंयुग्मी क्या होता है? तो असंयुग्मी कहने का मतलब है कि इसमें नर व मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान होता है किंतु परिमाण भिन्न तथा आकाशिकीय होता है। तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं असमयुग्मी, मतलब इनका आकार और बाह्य आकार समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब समान अगर हो भी गया तो इसका जो परिमाण है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो परिमाण अगर भिन्न भिन्न है तो ऐसे युग्मक को हम लोग बोलेंगे असंयुग्मिकी। ठीक है, असमयुग्मिकी। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से n भाग लिया है, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे n है और यहाँ पे 2n है। चूंकि एक है तो एक ही आएगा, यहाँ भी एक है तो एक ही आएगा, लेकिन 2 से 1 आता है, लेकिन यहाँ पे एक ही था तो क्या होगा? एक ही आएगा ना। तो एक आया क्या बना लिया? 2n बना लिया। तो ऐसे युग्मक को हम लोग बोलते हैं समयुग्मी, असंयुग्मी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा गया है क्लाइडोमोनास ब्राउनी। क्लियर? आगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होता है? तो इसमें नर तथा मादा युग्मक 2 भिन्न प्रकार का होता है, मतलब नर और मादा एकदम अलग अलग होता है। इनका न तो आकार बराबर होता है और न ही परिमाण। आकार और परिमाण दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे युग्मक को हम लोग बोलते हैं विषम युग्मकी। जैसे अंडाणु मादा का भाग है, अंडाणु किसका भाग होता है? मादा का भाग होता है। और शुक्राणु क्या होता है? नर का भाग होता है। जब इन दोनों का निषेचन होता है तब जाके युग्मनज का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कारा, शैवाल, यूरोगोनिस, इस तरह से। देखिए आगे निषेचन। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आप इस शॉर्ट कोट डिफिनेशन दे सकते हो कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए और डिटेल लिखना है तो लिखा गया है कि नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये रहा।
आगे देखते हैं। कुछ मधुमक्खी रोटीफर्स कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से संयुग्मनज का निर्माण हो जाता है जिसे अनिषेकक जनन कहते हैं। अनिषेचन जनन कहते हैं। बाह्य निषेचन, निषेचन दो तीन तरह के होते हैं, बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन, इस तरह से। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? तो बाह्य निषेचन कहने से ही पता चलता है कि प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो इस बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब निषेचन की वह प्रक्रिया जो मनुष्य के शरीर के, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो, तो ऐसे निषेचन की क्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन की क्रिया कहते हैं। जैसे शैवाल, उभयचर प्राणी, कुछ मछलियों में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है। अंतर्निषेचन, अंतर्निषेचन कहने से पता चलता है कि यह निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य इत्यादि, ये सभी का जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वह आंतरिक भाग मतलब शरीर के अंदर होता है। और बाह्य निषेचन करने से पता चल रहा है कि निषेचन कहाँ होगा? शरीर के बाहर होगा। निषेचन पश्च घटना, जैसे 3 नंबर उसका पॉइंट था, निषेचन पश्च घटना। युग्मनज, नर तथा मादा युग्मकों से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता रहता है और विकसित होता रहता है। 2 नंबर है भ्रूण युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूणोद्भवन कहते हैं। ठीक है। अंडप्रजक क्या होता है? जिस प्राणी के युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंडप्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक, जिस प्राणी के युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसे सजीव प्रजनक कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य। इस तरह से हम सभी डिफिनेशन को क्लियर किए और आप इसको लिख लीजिए। शायद हो सकता है कि समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, स्लो करके देखिए, लेकिन देखिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। आपका जो चैप्टर था फर्स्ट आज कंप्लीट होता है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, तब ना नोटिफिकेशन आपके पास गिरेगा। हो बात समझे? ठीक है।